अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हर नई सुबह आपके लिए एक नया पैगाम लेके आती है, लेकिन ये पैगाम कभी खुशियों भरा होता है और कभी थोड़ा सा संगीन भी। मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन साथ साथ जो संगीन दिन होते हैं, जो ज़रा से सॉम्बर दिन होते हैं, सीरियस डेज़ होते हैं, उसका पैगाम भी हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। ये वो फीलिंग्स हैं जिनको अगर हम एक्नॉलेज ना करें तो शायद हम उसको एक तरह से वी आर ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट एंड दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हमारे माशरे में बहुत सारी तल्ख हकीकतें हैं, जैसे कि कल परसों ही हमने एक बहुत ही हौलनाक वाक़या अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखा और मैं खुसूसन कोशिश कर रही थी कि टॉप स्टोरीज़ में एटलीस्ट दिन की शुरुआत में हम इसको मेंशन ना करें, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही हौलनाक फूड पॉइजनिंग केस की, जिस तरह के अब डिटेल्स मंजर आम पे आ रही हैं। एक ख़ानदान अपने बच्चों के साथ एक नाइट आउट के लिए जाता है और अचानक हम ये देखते हैं कि फिर कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में उन बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, उस वालदा की तबीयत बिगड़ जाती है और बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। उसके बाद एक वबाल हमने देखा कि क्रिएट हुआ। उसके बाद मीडिया पहुंचा, फूड अथॉरिटीज़ पहुंची, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब जिसका नुकसान है वो तो हो गया। हम कुछ अरसे पहले पे अगर नज़र डालते हैं तो एक अम्यूज़मेंट पार्क था, वहाँ बच्चे झूला झूलने गए और वो झूला क्योंकि शायद सही नहीं था, उसकी सेफ्टी मेजर्स को नहीं देखा गया था, वहाँ पे हमने कीमती जानों का ज़िया देखा। बच्चे अगर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं, जो हमारे यहाँ वैसे ही रिक्रिएशन के, बाहर निकलने के, लोगों के कुछ करने के मौके कम हैं, तो ऐसे दर्दनाक वाक़यात हमें मेरे ख़्याल में हिला कर रख देते हैं। हमारा दिल दहल जाता है और समझ नहीं आता कि किस चीज़ पर यकीन किया जाए। यहाँ पे जो बात हम ज़रूर मेरे ख़्याल में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उठाना चाहेंगे वो ये है कि आज ये इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर हो रही है और यकीनन इसमें काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत कलीदी हद तक शायद वो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने सेहत के जो उसूल हैं उनका ध्यान नहीं रखा। अगर चीज़ें एक्सपायर हो रही थी, उनको क्यों सर्व किया जा रहा था, तो आपका ज़मीर क्यों नहीं मलामत करता? तो ये वहाँ की अथॉरिटीज़, वहाँ की एडमिन का कसूर है। लेकिन इसके साथ साथ आज फूड अथॉरिटी वालों के हवाले से भी हम कहना चाहेंगे कि आज जब आप जागे हैं और आप जगह जगह जाके देख रहे हैं, उनके गोदाम चेक कर रहे हैं, उनका किचन चेक कर रहे हैं, असूली तौर पे तो रोज़ाना का डिस्टिंग्विश्ड आपका यही काम था। आज अगर किसी रेस्टोरेंट के गोदाम से 4 साल पुराना गला सड़ा गोश्त निकलता है तो सवाल ये भी पैदा होता है कि ये गला सड़ा निज़ाम पिछले 4 साल से क्या कर रहा था। फूड अथॉरिटीज़ और उनके कलेक्टर्स और उनके डायरेक्टर्स, जिनका काम ही ये है कि हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक स्टैंडर्ड्स को म्यारी बनाया जाए, इन्फोर्स किया जाए, वो 4 साल से क्या उस रेस्टोरेंट में जाके कभी उन्होंने उसके किचन में, उसके गोदाम में झांक कर देखा था? क्या उसके रेफ्रिजरेटर को उस वक्त देखा था जब ये बच्चे मेरे ख्याल में खुशबाश आगे बढ़ रहे थे और उनके शायद वहमो गुमान पे भी नहीं होगा कि उनकी मनपसंद चीज़ खाने से उनके साथ ऐसा फैमिलीज़ पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अपना पेट काट कर भी बच्चों को बेहतर से बेहतर चीज़ दें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम सब एज अ सोसाइटी, अगर बहैसियत माशरे के ही इसको हम अहमियत नहीं देते तो फिर तो हम ऐसे वाक़यात से कुछ भी नहीं सीखेंगे। आज आयरॉनिक बात यह है कि 14 नवंबर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के तौर पे भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में जहां हम कहते हैं कि बच्चों की आबादी बहुत ज़्यादा है, लुक एट व्हाट वी आर फीडिंग देम, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फूड, लेकिन आइडियाज़, थॉट्स, हमने कैसा एनवायरनमेंट इन बच्चों को दिया हुआ है। क्या उनके ख्वाबों को पनपने के लिए, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी जो कि हर एक का एक बेसिक राइट हो सकता है, वहाँ पर भी हम उनकी कदर नहीं करते। तो इससे पहले कि घर उजड़ें, इससे पहले कि आपको लगे कि ये आपका मसला नहीं किसी और का मसला है, जब तक आपके आशियाने में आग ना लगे आप तब तक ना जागें। मेरे ख्याल में इससे बड़ी गफलत कोई नहीं हो सकती। आज जहां हम ये चाहेंगे कि ऐसे रेस्टोरेंट्स पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनको फ़ाइन करें, उनको क्लोज डाउन करें, साथ में बहैसियत अवाम के, बहैसियत मीडिया के हम ये भी जानना चाहेंगे कि फूड अथॉरिटीज़ अभी तक क्यों इस मामले पर कोई काम नहीं कर सकी। कराची भर में आप देखें कि छोटे से छोटे इलाके से लेके पॉश तरीन इलाके तक इतने रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं उसके बारे में कौन जाके पूछताछ करेगा? इस बारे में ज़रा सोचिएगा। इसके साथ साथ कि आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। आम लोगों को शायद सिर्फ ये लगता है कि शक्कर की ज़्यादती यानी शुगर
का बढ़ जाना इज़ ऑल दैट देयर इज़ टू डायबिटीज़। और इसकी वजह से सिर्फ ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको मैनेज करना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, लेकिन इसके और भी बहुत सारे ज़ाविये निकलते हैं। इस पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे आपको एक ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है जी, अस्मा शिराजी साहिबा ने, हमारी टीम का हिस्सा हैं एट आज न्यूज़। उनसे भी बात करेंगे कि ये आर्टिकल किस एक सियासी पस मंज़र पे है, लेकिन इसका उन्वान बड़ा मज़ेदार है जिसमें वो बात कर रही हैं -1, -2 और अब -3। तो ये माइनस प्लस क्या है, ये हिसाब उनसे जानेंगे। एंड इन दी एंड जब हम बात करते हैं इन तमाम टॉप स्टोरीज़ की जो आप तक पहुंचती हैं वाया मीडिया, तो मीडिया की क्या एथिक्स हैं, यानी हम क्या सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सोशल मीडिया पे नज़रें गड़ाए बैठे हैं और लोगों की तरफ से आने वाली, जो कि हो सकता है कभी कभार डॉक्टर्ड न्यूज़ भी हो, फेक न्यूज़ भी हो, हम क्या सिर्फ उस न्यूज़ को आप तक लेके आ रहे हैं या हमारा अपना इदारिया भी कोई काम कर रहा है और हम खुद भी कहानी की तलाश में निकलते हैं। क्या एथिक्स हो सकते हैं 2018 में मीडिया के लिए, इस पर बात करेंगे। एंड वी विल हैव विद अस आदिल अब्बासी एज वेल एज सहर हबीब गाजी, दोनों ही बहुत अकम्पलिश जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जो कशमकश है, जहाँ पे उसकी ज़िंदगी को भी शायद ख़तरा है, जहाँ पे उसके पास वसाइल भी बहुत कम हैं, जहाँ उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं, क्या किया जा सकता है कि आपके सामने एथिकल जर्नलिस्टिक स्टोरीज़ आएँ। दैट एंड अ लॉट मोर। आज थोड़ी सी मेरे ख्याल में सीरियस मॉर्निंग बिगिनिंग है, लेकिन ये वो हकीकतें हैं जिनको हमें फेस भी करना है और जिसका हमें हल भी निकालना है। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सबसे पहले वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे कि अगर आपकी ये मेडिकल कंडीशन है तो आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। पहले भी हमने इस पे एक शो किया था। इसको एक मर्ज़ कहना शायद गलत होगा, अब ये एक मेडिकल कंडीशन है, हाँ, लेकिन ये जानलेवा हो सकती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है अगर आप इसको मैनेज ना करें। तो इसके मैनेज करने के क्या उसूल हो सकते हैं, उसके लिए हमने जो एक्सपर्ट्स आज बुलाए हैं वो दो मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक तो जो हमारी मॉडर्न साइंस है, ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस, यानी क्या कहती है, आपको ये नॉलेज किस तरह बताती है कि साइंटिफिकली आज की अद्वियात के ज़रिए, अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड देन आवर सेकंड एक्सपर्ट इज़ गोइंग टू टेल यू द ट्रेडिशनल विजडम, यानी तिब्बे नबवी के हवाले से इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो मर्ज़ है, जो मेडिकल कंडीशन है, उसमें हमारी किस तरह रहनुमाई होती है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा एंड ऑफ कोर्स आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं आगा अब्बास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और सबसे पहले डॉक्टर साहबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि ये जिस तरह कह रहे थे अभी हम ऑफलाइन जब गुफ्तगू कर रहे थे कि शहरी इलाकों में हमने देखा है कि ये ज़्यादा पाई जाती है ज़ियाबतीस का मर्ज़ या मेडिकल कंडीशन, और अब खुसूसन एक बड़ा नेगेटिव इसके अंदर एडिशन ये हुआ है कि छोटे बच्चों में हम इसका रुझान बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ये किस तरफ इशारा करता है और कैसे मैनेज किया जा सकता है इसको? थैंक यू सुजा फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आई एम अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अच्छा। सो बीइंग अ डाइटिशियन, अगर हम बात करें कि क्यों ये डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रही है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि अब हम देखें कि पिछले 30 सालों में इसमें दुगने से ज़्यादा इजाफा हो गया। और बड़ी अलार्मिंग बात यह है कि जो हर 4 शख्स हैं अगर कोई डायबिटीज़ का शिकार, उसमें से 3 अफराद जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं, यानी जो कम आमदनी वाले इलाके हैं, जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसमें वो रहते हैं। और हर 3 अशख़ास में से जो डायबिटीज़ का शिकार है, 4 अफराद, उसमें से समझ लें एक फ़र्द हमारे पाकिस्तान में वो डायबिटीज़ का शिकार है। यानी 25% आबादी एक तरह से 25 से 26% आबादी जो है वो उसका शिकार है और लोगों को इसका इल्म नहीं है। इससे बड़ी बात कि हमारा मुल्क की आबादी भी बहुत बड़ी, यानी हम 7वां या 5वां सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क समझे जाते हैं, तो उसका 25% बहुत बड़ा, तो दैट मीन्स इट्स अ बिग नंबर, बहुत बिग नंबर है और ये बढ़ता चला जा रहा है। और इसके अंदर जो एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की है। अगर आप उसमें से 10 अफराद को अगर डायबिटीज़ है तो उसमें से 9 को आप प्रिवेंट कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम हेल्दी लाइफस्टाइल। यानी अगर आप अपने रहन सहन में मामूली तब्दीलियाँ लेकर आएँ, अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में, अपनी एक्टिविटी लेवल्स में, तो आप उस टाइप 2 डायबिटीज़ को
आम लोगों के लिए, यानी हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आम फहम ज़बान में ये टाइप 1 टाइप 2 का फ़र्क अगर मैं सही समझी हूँ तो टाइप 2 इज़ व्हेन यू इंसुलिन डिपेंडेंट, जब आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेनी ही पड़ती है। नो, इंसुलिन डिपेंडेंट इज़ टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो उसकी ज़्यादातर जो वजूहात हैं वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, और उसमें मोटापा और अनहेल्दी डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी इट्स अ स्लगिश वे फॉर अ बॉडी टू ब्रेक डाउन शुगर्स, उसको आप टाइप 2 कहते हैं। यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं है, बॉडी अभी भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, उसको एक्सटर्नल, लेकिन वो मोटापे की वजह से यूज़ नहीं हो पा रही है। सही। तो अगर आप मोटापे को कम कर देते हैं तो उसमें आपकी काफ़ी हद तक आपकी मेडिसिन में कमी आ जाती है। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो इन अनहेल्दी डाइट्स हैं और फिर आपका लैक ऑफ एक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज साइड बाय साइड चलती है। अगर साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी, अक्सर लोग जब शक्कर एकदम जहन में आता है तो जी शुगर फ्री ये खा लें, शुगर फ्री वो खा लें, हम फ्रूट चाट भी खाते हैं तो वैसे तो हमारी आम आदत है कि उसके ऊपर चीनी डाल लेते हैं। अगर हम तिब्बे नबवी की तरफ देखें तो जिस तरह नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल बहुत है, खजूर का इस्तेमाल, अब लोग खजूर से घबराते हैं कह के कि जी इसमें तो बड़ी शक्कर होती है, बड़ा मीठा होता है। आप थोड़ा सा इस गुफ्तगू को समेटें कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट नुस्खा क्या होगा इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पहले ज़िंदगी में शहद का इस्तेमाल बाकसरत होता था। हर घर में शहद मिलता था, हर घर में खजूर होती थी, हर घर में सिरका मौजूद होता था। ये वो चीज़ें हैं जिनमें बेइंतहा शिफा है। अच्छा, हम बीमारियों से हर मुमकिन बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उस पर अमल बहुत कम करते हैं। सही। अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, हमें एक ही हदीस को ले लें, हम उस पर ज़िंदगी गुजार दें तो यकीन करें ज़िंदगी भर तबीब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। वो नुस्खा ये है कि जब तक इश्तहा कामिल ना हो, यानी कि जब तक भूख आपको ना लगे उस वक्त तक दस्तरखान पे ना बैठिए। अच्छा, जब आप खाना खाना शुरू करें तो खाने को खूब चबा के खाइए। तीसरी बात, जब थोड़ी सी इश्तहा बाकी रह जाए, थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए, दस्तरखान से उठ जाइए। चौथी बात, जो आखिरी बात है, बड़ी अहम है, शिकम सेर होके मत सोइए। यकीन जानिए, अगर पेट पुर है आपका अच्छी तरह से। इन्हीं चारों बातों को अगर देख लें, हमें जब हमारे सामने कोई मनपसंद चीज़ आए या कोई टेम्पटिंग चीज़ आए, भूख लगी हो या ना लगी हो, जैसे कहते हैं ना नीयत ख़राब हो जाती है, हम खाने बैठ जाते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं, यानी वो कहते हैं जी पेट भर गया, नीयत नहीं भरी, तो हम खाते चले जाते हैं, फूड पोर्शंस हमारे ज़्यादा हैं। और फिर वही बात कि लाइफस्टाइल कराची में ही देख लें तो ऐसा है कि हम लेट नाइट खा के, बिल्कुल खा के मेरे ख्याल में डाइनिंग टेबल से उठ के सिर्फ बिस्तर में चले जाते हैं, इतना सेर हो के उस वक्त। अच्छा, दूसरी बात, जंग है हमारी लजीज ग़िज़ा से और मुफीद ग़िज़ा से। हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम लजीज ग़िज़ा के पीछे भागते हैं, तले हुए खानों के पीछे भागते हैं, लजीज ग़िज़ा के अंदर जब खुशबुआत उठती हैं, मुफीद ग़िज़ा को तरजीह नहीं देते। पहले लोग मुफीद ग़िज़ा को तरजीह देते थे। लेकिन अगर साहब ये बात मुझे समझ नहीं आती, ये जो लजीज ग़िज़ा है वही मुफीद क्यों नहीं हो सकती, या मुफीद ग़िज़ा को हम लजीज क्यों नहीं तस्वीर? अच्छा, अब आप देखिए, ऐसे नहीं हो सकती कि लजीज ग़िज़ा में तले हुए खानों का आमेज़श सादा होती है। ठीक है। अच्छा, तले हुए खाने भी हम आप किस तरह के ऑयल में तलते हैं आपको ये भी पता है। मुफीद ग़िज़ा क्या होती है, ज़्यादातर उबली हुई सब्जियां लोग खाते थे पहले, है ना, उसमें तरी डालते थे, ऊपर से थोड़ा सा रोगन डालते थे, लेकिन रोगन भी अच्छी क्वालिटी का, जैतून का तेल, तिलों का तेल, सरसों का तेल, इवन घी या मक्खन। अब दोबारा रिसर्च कहती है कि भाई जो आप अपनी तरफ से लो फैट ऑयल्स इस्तेमाल कर रहे हैं या मार्जिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा मुज़र सेहत हैं, बल्कि इससे बेहतर है कि आप प्रॉपर नेचुरल फैट्स ले लें। फ़ायज़ा, ये तो यानी हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि चले हम एडल्ट होने के साथ साथ, ठीक है, आपके स्ट्रेसेस हैं, बॉडी पे स्ट्रेन्स हैं, बच्चों में इतनी ज़्यादा ज़्यादतीज़ क्यों? देखिए सिद्रा, जैसे आपने मेंशन किया कि जो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। अब जैसे हम सिंपल शुगर्स की बात करते हैं तो ये जो आप खजूर की बात कर रहे हैं वो एक पूरा होलसम फ्रूट है जिसमें सिर्फ शुगर नहीं है, उसके अंदर पोटेशियम है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें फाइबर है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप जब हम रिफाइंड शुगर्स या फ्री शुगर्स जिनको हम कहते हैं, उसका इंटेक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बच्चों में प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्वीटन ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ये चीज़ें आप देखें कितनी कॉमन है। सॉफ्ट ड्रिंक्स लोगों के घरों में पी जाती हैं और वो पानी की जगह पे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। जूसेस ऐसे पीते हैं जैसे वो बहुत कोई हेल्दी चीज़ है।
तो इन जो टेट्रा पैक जूस है, इट हैज़ वो, अगर आप उसका सिर्फ डब्बा पलट के देखें, वो आपको बताएगा कि इसमें सिर्फ 5 या 10% फ्रूट कॉन्सेंट्रेट है। यानी वो फ्रूट की बात नहीं हो रही, फ्रूट कॉन्सेंट्रेट है, जो पता नहीं उसको भी कितने उसमें प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं, और प्रिजर्व करने के लिए ज़ाहिर सी बात है या तो हम शुगर्स या सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं या कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो टेट्रा पैक तो निरा मेरे ख्याल में सिर्फ रंग है और चीनी है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हो। तो फिर यही सारी चीज़ें जो मिल के आप बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, और बहुत अर्ली एज पे जो है वो डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां हो रही हैं। पाकिस्तान में जो प्री मैच्योर डाइंग है वो उसकी परसेंटेज आपको पता है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ी है, यानी आपको 20 साल के बाद आपको पता चलेगा, बहुत से लोगों का सुनने में आएगा कि इसको हार्ट अटैक हो गया है या इसको डायबिटीज़ हो गई है। तो उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, आपके स्ट्रेसेस हैं, फिर आपकी डाइट अनहेल्दी है, फिर आपका, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गई कॉजेज़ एंड ऑफ कोर्स द अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़। यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि चलें, देखिए ज़िंदगी है, आगे बढ़ती रहती है और यही पॉजिटिविटी का नाम हमारी ज़िंदगी है। तो अगर बच्चे को या किसी शख्स को डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए, बेशक टाइप 1 या टाइप 2, तो थोड़ा सा आप लोग बताइए कि मैनेज कैसे कैसे चलें, क्योंकि ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए मुश्किल होता है। ज़िंदगी तो आपने गुजारनी है, एक हेल्दी फुलफिलिंग लाइफ होनी चाहिए, लेकिन बच्चा है वो टेम्प्ट भी होता है, उसको कैंडीज़ खाने का भी दिल चाहता है। तो आगा साहब, आप क्या कहेंगे कि अगर छोटे बच्चों में या घर में किसी को ज़ियाबतीज़ है तो क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं मैनेज करने के लिए बेहतर? देखिए, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा ताकि घर में ख़वातीन आराम से कर लें। सही। मेथी के जो पत्ते होते हैं, ये आप 8-10 पत्ते ले लीजिए मेथी के, और 2 या 3 अंगूर के दाने ले लीजिए, उसको जोश कर लीजिए। 1-2 कप पानी में जोश कीजिए। जब उसका सूप बन जाए, ये आप शुगर के मरीज़ को दीजिए 2 टाइम 3 टाइम। बच्चे भी ले सकते हैं? हाँ, बच्चे भी ले सकते हैं। इससे शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है। अच्छा, मेथी दाना जो होता है उसको नरम पीस लीजिए। अच्छा, उसको 4.5 ग्राम सुबह और 2.5 ग्राम रात को, ये अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन जानिए शुगर बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आती है। अच्छा, एक चीज़ होती है, अखरोट के अंदर की एक हड्डी होती है जो अखरोट के गूदे को ग्रिप करके रखती है, उस हड्डी को पीस लीजिए, और उसका भी 1 चाय का चमचा सुबह, 1 चाय का चमचा दोपहर, 1 चाय का चमचा शाम को। लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है, 1 गिलास पानी में उसको तहलील कर लीजिए, महलूल बना लीजिए और उसको पीजिए। उससे भी बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल में आती है। अनडायग्नोज शुगर भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से। बच्चे हम अक्सर कहते हैं कि जी ये खाते नहीं हैं, इनका वज़न गिर रहा है। सबसे पहली निशानी, अगर खुदा न खासा बच्चे को ज़ियाबतीज़ है या उसमें टाइप 1 टाइप 2 जो भी उसकी सिचुएशन है, उसमें ज़रूर ये होता है कि बच्चे का वज़न तेज़ी से गिरेगा और उसकी भूख और प्यास बहुत बढ़ जाएगी। एंड ऑफ कोर्स यू नो द नीड टू गो टू द टॉयलेट विल आल्सो इंक्रीज। तो ये वो सिचुएशंस है जिसमें आपको मोहतात हो जाना है और पहली फुर्सत में जाके बच्चे का शुगर टेस्ट कराना है, और उसके मौलिद से या एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से या अपने जीपी से ज़रूर रुजू करें। फ़ायज़ा, कई लोग ये कहते हैं कि जी बच्चा इतना कमज़ोर हो रहा है, बग़ैर उसका डायग्नोसिस किए दे स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस, यानी उसको कहते हैं जी गन्ने का जूस पिला दो। खुदा ना खासा अगर बच्चे की शुगर हाई है और आपने ऐसा कोई अमल किया तो इट कैन बी फर्दर डेट्रीमेंटल। एक्चुअली लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि बच्चे को कैसे हो सकती है डायबिटीज़। तो टाइप 1 में अक्सर ये होता है, और इवन टाइप 2 में क्योंकि मोटापा की तरफ ज़्यादा होता है टाइप 2 में लोगों का, तो वो मोटापा अगर है बच्चे को तब भी आप डॉक्टर से ज़रूर आप उसके चेकअप्स करवाएं। और अगर देखिए मोटापा जो है एकदम से इसका इंतज़ार ना करें कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर आप जाएं। जैसे आपको लगने लगता है कि आप ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, तो वो टाइम होता है जब आपने उसको कंट्रोल करना है। और दूसरी बात ये कि जो टाइमिंग्स होते हैं, देखिए डायबिटीज़ के लिए भी जब आप एक डाइटिशियन के पास जाते हैं, क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसमें सिर्फ डॉक्टर डाइटिशियन वो मिल के एक पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो उसमें जब वो उसका जो डाइट प्लान है उसमें ऐसा नहीं होता कि वो सिंपल शुगर्स को बिल्कुल ओमिट कर देंगे। वो अकॉर्डिंग टू द नीड वो उसके अंदर थोड़ी बहुत मिकदार में, लेकिन कैलकुलेटेड मिकदार में उसको ज़रूर अलाउ होता है। एंड मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है, अगर उसने कोई आपका उसके साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो भरोसा करे, एतमाद करे। और आपने अगर बहुत ज़्यादा सख्ती की तो फिर बच्चे छुप के मीठी चीज़ें खाने लगते हैं, विच इन इटसेल्फ कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल, क्योंकि आप समझ रही हैं कि आप उसका डाइट प्लान मॉनिटर कर रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाता। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि इस साल जो 2 साल के लिए जो वर्ल्ड डायबिटीज़ फेडरेशन ने, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने जो थीम अनाउंस की है वो फैमिली से रिलेटेड, यानी फैमिली एंड डायबिटीज़। तो उसका बेसिक मकसद ये कि डायबिटीज़ सिर्फ एक बंदे का मसला नहीं है। अगर आपके घर में कोई एक शख्स डायबिटिक है, चाहे वो बच्चा है या वो बड़ा है,
और आप सब तो दूसरे खाने खा रहे हैं और उनको आपने अलग से एक मील प्लान दिया हुआ है, तो इट विल नॉट वर्क। आपको पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके हेल्दी मील्स की तरफ लेकर जाना है, हेल्दी ईटिंग डेवलप्स करनी है। यानी आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं तो आपने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, नेचुरल फैट्स की तरफ जाएं, इसी तरह जो है सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल वो ज़रूर करें। फैज़ा, यहाँ पे ये बात मेरे ख्याल में स्ट्रेस करने की ज़रूरत है कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज़ कि ज़ियाबतीज़ एक हेरिडिटी बीमारी है। यानी अक्सर जब आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है या आपकी डायग्नोसिस होती है, आपने अपना करते, तो हमेशा फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है। तो ये भी मेरे ख्याल में इट टाइज इन विद योर पॉइंट ब्रिलियंटली कि घर में अगर किसी को डायबिटीज़ है, चाहे वो नानी हो, दादी हो, फादर हो, मदर हो, तो इसका मतलब है कि बच्चे की प्रोपेंसिटी यानी उसका जो रिस्क है ऑफ एक्वायरिंग ज़ियाबतीज़ वो भी ज़्यादा है। तो फिर आपने उसको मैनेज करना है। अच्छा, बिफोर वी वाइंड अप, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी आज, लेकिन साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी तिब्बे नबवी की बात की जाती है तो हम जो ख़ास चीज़ों में खुसूसियात हैं या किसी ख़ास खाने की या किसी अज्जा की जो मेरे ख्याल में बेनिफिट्स हैं उस पर तो बहुत बात करते हैं। लाइफस्टाइल ओवरऑल हम सुन्नत नबी जैसा फॉलो नहीं करते, यानी जितनी एक्टिविटी थी, जितना वर्जिश का एक था, अपना काम अपने हाथों से करना, ये सब चीज़ें लोग क्यों भूलते जा रहे हैं? देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम अपने हाथों से करते थे, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और उन्होंने बसियार खोरी से इंसान को मना फरमाया, ज़्यादा खाने से। हम क्या करते हैं, पेट से लेके हलक तक खाते हैं, और जब तक हमें 2-3 हैबतनाक डकारे ना आ जाएं, जब तक हम समझते हैं खाना ही नहीं खाया हमने। तो बसियार खोरी से बचना है। बैठे रहने के जो काम लोग करते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर ऑफिस में या घर में, वो शुगर के शिकार जल्दी हो जाते हैं। जहनी दबावों का जो शिकार रहते हैं लोग, वो शुगर के में मतलब मर्ज़ में फंस जाते हैं। इसके अलावा जिनका मैदा ज़ईफ़ हो जाता है और ज़ौफ़ हज़म का जो शिकार होते हैं, जल्दी जल्दी खाना हज़म नहीं होता, वो भी बहुत जल्दी शुगर के मरीज़ बन जाते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम खाएं। कम खाने से इंसान ज़्यादा तवील ज़िंदगी गुजारता है। राज साहब, जिस तरह अक्सर लोग शायद इस बारे में सोचते भी नहीं है कि आज मेडिकल साइंस आपको कहती है इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से कि जी थोड़ा अरसा ना वक्फ़ा दे के खाएँ, 5-6 घंटे फास्टिंग, यानी जिस तरह बिल्कुल आपने रोज़ा रखा हुआ है उस तरह खाने पीने से बिल्कुल इज्तिनाब करें। और उसको हम जब यानी सुन्नत नबवी की तरफ देखते हैं तो हम शायद उसको सिर्फ एक रिलीजियस कॉनोटेशन में देखते थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े रखते थे, लेकिन जो उसका इंसानी सेहत पे फ़ायदा है वो हम नहीं बात पहले के तबीबों के पास जब आप देखिए, हिस्ट्री पढ़िए, जब कोई जाता था अपने मर्ज़ को लेके तो वो उनसे कहते थे कि हफ्ते में 2 रोज़े आप रखिए। क्यों? वो 2 रोज़े अंदर जो मवाद फासिदा आपके जिस्म में दौड़ रहा है वो उसको जला दिया करता, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं आपके। आज के दौर में अगर हम किसी को रोज़ा रखने के तरजीह कर दें या वो उसको मशवरा दे दो, लोग कहेंगे ये किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर किसी को टेस्ट कराने जाना और उससे पहले कहें कि 6 से 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए, वही बहुत भारी लगने लगती है कि भाई अभी तो कुछ खाया नहीं है, कैसे हम पे। आप क्या कहेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन इट हेल्प इन द केस ऑफ डायबिटीज़? देखिए, वही जो हमारी इस्लामिक फास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है, वो करना चाहिए। हर मज़हब में आपको ये नज़र आएगा बाय द वे। बिल्कुल, यानी आप देखें कि थोड़ा अरसा सबसे पहले कहा है कि अपनी भूख, अपनी प्यास पे कंट्रोल करके, व्हिच रिलीजेस अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। भूख को भी पकाया जाता है, भूख को भी पकाया जाता है। आप सुबह सादिक में नमाज फजर के बाद थोड़ा सा खा लीजिए, फिर दोपहर में थोड़ा सा एक मील ले लीजिए, फिर रात को नमाज इशा के फ़ौरन बाद थोड़ा सा खा लीजिए, ताकि जब आप बिस्तर पे जाएं तो शिकम आपका सैर ना हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जैसा कि हकीम साहब ने मेंशन किया कि जो जब मैदा ख़राब, जब हज़म करने की उसकी सलाहियत कम हो जाती है, तो देखें मैदे के ऊपर बुरा असर कब पड़ता है, जब आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, बहुत स्पाइसी चीज़ें जो आपका रूटीन बन जाती हैं, कि आप आर्टिफिशियल जो प्रोसेस चीज़ें वो इस कदर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप नेचुरल फूड आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब डिसबैलेंस होगा तो वो आप फिर मोटापे की तरफ भी जाएंगे, मैदे की खराबी भी होगी, कॉन्स्टिपेशन भी होगी, ये हार्ट डिजीजेस भी होंगी। उनके लिए जो घर आके सबसे पहला सवाल करते हैं आज खाने में क्या पका है, और अगर कोई सब्ज़ी पकी होती है तो फ़ौरन अपनी ऐप निकालते हैं और कोई बाहर से खाने की चीज़ ऑर्डर करते हैं। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे आपके लिए था, बिकॉज़ हम रियलाइज़ नहीं करते कि हर रोज़ जो ये हमारे इंतखाब हैं, जो छोटी छोटी चॉइसेस हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल आगा साहब करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग वज़न कम करना चाहते हैं या बहुत सारी बीमारियों का हल आज के ज़माने में कहा जाता है कि पानी पीजिए, जी निहार मुँह पानी पीजिए। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रही थी कि एक मीम ट्रैवल कर रही थी जिसमें कहा गया कि अगर हम तिब्बे नबवी की रोशनी से देखते हैं तो सुबह फौरी तौर पे उठते ही पानी पीने से मना फरमाया गया। इस पे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि क्या
आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मेरी राय इसमें यह है कि जब तक भूख ना लगे खाना मत खाइए, और जब तक प्यास ना लगे पानी मत पीजिए। इंसान की बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उसको दिया जाए। अगर जिस्म के अंदर रतूबत भी बढ़ जाए वो भी बीमारियों का पेश है। सुबह उठ के निहार में पानी पीना, सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, लेकिन नीम गर्म पानी पीजिए, वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि नीम गर्म पानी भी आप यहाँ तक पी लीजिए, एक ख़ास मिकदार में नीम गर्म पानी पीजिए आप, वो दिन भर आपके सिस्टम को इतना दुरुस्त रखेगा और आपको चाको चौबंद रखेगा और बीमारियों से दूर रखेगा। नीम गर्म पानी समझ लीजिए आब हयात है। बस वो नीम गर्म पानी में हम कहते हैं थोड़ी सी पत्ती हो, थोड़ी सी चीनी हो और थोड़ा सा दूध हो, हम तो वो वाला नीम गर्म पानी पीते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो टॉक्सिन्स में और एसिडिटी में इजाफा करती है आपकी बॉडी में। लेकिन ये जो है ना नया ट्रेंड चला हुआ कि जी 4 ग्लास पानी पी लो, 2 लीटर पानी पी लो सुबह उठते ही, दैट इज़ नॉट राइट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बोथ ऑफ यू, आपका यहाँ पे मौजूद होने का और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। फ़ायज़ा आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे इर्द गिर्द उनको ना भूल जाएँ जिनको ज़्यादतीज़ है। जैसे फ़ायज़ा ने कहा कि पूरी फैमिली के लिए एक लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स पे भी बात करेंगे, आज की टॉप स्टोरीज भी देखेंगे। सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। घर में अगर हमें ऐसा लगे कि लोगों की और ख़ास तौर पे हमारे पेरेंट्स की अथॉरिटी अगर वीक हो गई है तो आप देखेंगे कि बच्चे थोड़े से बदतमीज़ से हो जाते हैं और बार बार देखने वाले टोकने वाले यही कहेंगे कि भाई थोड़ी सी तो अपनी रिट कायम की जाए। यही हालात हमें पाकिस्तान में इस वक्त नज़र आते हैं, जहाँ जहाँ रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज की जा रही है उसका बाकायदा नोटिस लिया गया। जिस तरह हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सदारत में कोर कमांडर्स का एक इजलास हुआ, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान बॉर्डर की भी बात हुई। बिला इश्तियाल फायरिंग जो भारत की तरफ से जारी है उसका भी जायज़ा लिया गया। ये वो चीज़ें हैं जो अहम बनाती हैं ना सिर्फ इस बात को कि हमारे जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं, जो हमारे हमारी जो इक़्तिदार हैं उसको भी, नज़रियाती बॉर्डर्स को भी हमें डिफेंड करना है और हमारे एक्चुअल बॉर्डर्स को भी लेके चलना है। और ये सिर्फ इसी ख़ास इदारे की नहीं बल्कि हम सब की बहैसियत पाकिस्तानी ज़िम्मेदारी बनती है। आइए बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ और एक नज़र उस पर डालते हैं आज इन फोकस में। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात का जायजा। रोशनियों के शहर कराची को साफ सुथरा बनाने का अज़्म, सदर और एम्प्रेस मार्केट के बाद PECHS में तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन, रेस्टोरेंट्स और शोरूम्स को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद और गिरदनवा में वक्फे से बारिश, मौसम सर्द हो गया, बलाई इलाकों और पहाड़ों पर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़्यादतीज़ के हवाले से शऊर उजागर करने का दिन मनाया जा रहा है। जी जनाब, और वैसे तो मुल्क में सर्दी की लहर है, लेकिन सियासी मंजरनामे पे भी अगर एक नज़र डाली जाए तो वहाँ पे कभी पारा चढ़ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। कोई शोला बयानी से अगर काम लेता है तो एकदम से आप देखते हैं कि सियासी टेम्परेचर में बड़ी तपिश बढ़ जाती है। इसी हवाले से बात की कि जहाँ हमारे बालाई इलाकों में जो टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा है, सियासी तौर पर ये माइनस क्या असर निकालता है, क्या जादू करता है। और एक बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल आसमा शराजी जी ने लिखा BBC उर्दू के लिए, जो कि अब वो रेगुलरली आर्टिकल्स लिखती हैं। इस कॉलम में उन्होंने जिक्र किया -1, -2 और अब -3 की बाज़गश्त। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तज्ज़िया है जी इस वक्त सियासी मंजरनामे का, और जिस तरह एक एवोल्यूशन हो रही है, एक चेंज आ रहा है पाकिस्तान की रिवायती सियासी जमातों में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सीन पे। आज हमने सुबह सुबह उनको दावत दी और उनसे बात करना चाहिए इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आसमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का।
-1, -2 और अब -3 की बाज़गश, इसके हवाले से आपने आर्टिकल लिखा है। तो सबसे पहले तो जी थोड़ा सा ये -2 का हवाला दीजिए, जिसमें आपने जिक्र किया है नवाज शरीफ साहब की नाअहली के केस को, किस तरह वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म थे लेकिन उनको नाअहल करार दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस -2 को एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि बड़ी खामोशी है और ये खामोशी कई लोगों को बड़ी पुरसरार लग रही है। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो जुबाबंदी और जो उनकी खामोशी है वो समझ से बालातर है उनके वोटर के लिए, लेकिन जो समझने वाले लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ज़ाहिर है कि वो एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्कुल मौजूद है, जिसकी वजह से वो अब तक आवाम के सामने अपने उस नैरेटिव और उस बयानिए को लेके सामने नहीं आए जो कि 13 जुलाई से पहले उनका था। 13 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी के बाद और फिर उनकी जब बेल हुई है, तो वैसे तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रिहा नज़र आते हैं, लेकिन वो अब उन्होंने खुद साख्ता एक पाबंदी अपने ऊपर आयद कर ली है जो कि बहुत ज़्यादा मसलहत पसंदी जिसके अंदर नज़र आती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज़ाहिर है कि उनके केसेस अभी तक इल्तवा का शिकार हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं, लिहाजा वो इस मामले के ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन मरियम साहिबा भी पूरी तरह से खामोश है। ये जो एक खामोशी है, इसने एक राह जो क़यादत की है वो ज़रूर एक जो वैक्यूम है उसको फिल करना था, वो फिल करने की कोशिश की जा रही है और वो फिल हो रहा है शहबाज शरीफ की सूरत में। अब शहबाज शरीफ पहले से ज़्यादा पार्टी के अंदर एक्टिव है, गो कि वो नैब की हिरासत में, उसके बावजूद जो पार्टी मुनज़्ज़म वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से गाइडलाइन पार्टी को मिल रही है वो शहबाज शरीफ के ही ज़ेरे निगरानी हो रही है। तो लिहाजा जो उनका वोटर है वो ये टाइम के साथ साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल खामोश हो जाएंगे। हो सकता है कि वो किसी मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हो और वो इसके ऊपर बोले, लेकिन तब तक की जो सूरत हाल है उनकी पार्टी के अंदर और उनकी पार्टी के बाहर, एक तरह से वो उनके हाथ से मामलात पार्टी के जो हैं वो दूसरे लोगों के हाथ में चले गए। मसलन उनकी पार्टी का एक अपनी उनका जो बयानिया है उसमें से एक बड़ी तादाद जो हमारी इत्तलात हैं वो उस बयानिए के साथ मुत्तफिक नज़र नहीं आती, और वो ये कहती है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ की और उनको जो एक मसलहत पसंदी वाली जो पॉलिटिक्स है वो करनी है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपने इसका खुद भी हवाला दिया है कि जी शायद PMLN नून अब PMLN शीन बन जा रही है, लेकिन थोड़ा सा जिक्र अब आपके -3 की बाज़गश का भी करना चाहेंगे, जिसमें आपने जरदारी साहब की मुमकिना गिरफ्तारी या उनके ऊपर केसेस चलने का हवाला दिया। जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह अभी आप PMLN के वोटर्स की बात कर रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले तो और ज़्यादा मशहूर हैं और वो नज़रियाती जियाले कहलाए जाते हैं, और पार्टी की उनकी जो लॉयल्टी है, जो अक़ीदत है, वो उसमें एग्रेशन भी नज़र आता है। तो अगर एक -3 आगे आता हुआ नज़र आता है तो आप समझती हैं कि उनका एक सियासी रद्द-ए-अमल भी होगा? जरदारी साहब के जो केसेस हैं वो अब जाहिर है कि वो FIA के अंडर हैं और वो हुकूमत के पास हैं, यानी हुकूमत वज़ीर आज़म खुद वज़ीर दाखिला भी हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो जाली अकाउंट्स का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो उसके अंदर भी एक परसेप्शन जो है वो बनाया जा रहा है कि शायद जरदारी साहब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, या ये तो भी तहकीकात में पता चलेगा। सवाल ये है कि अगर वो माइनस होते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो पार्टी उनके पास एक अल्टरनेट क़यादत मौजूद है और पार्टी शायद उनके साथ बहुत ज़्यादा सहमत भी है। लिहाजा ये एक जो अब इसके ऊपर फर्दर जो रिलीफ उनको मिला है कुछ अरसे के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जरदारी साहब के गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या रिएक्शन जो है सही। अच्छा अस्मा जी, एक तरह से लोग ये भी कहते हैं क्योंकि हर सियासी जमात में ऐसा कारकुन भी होगा जिसने बड़ी मेहनत की है लेकिन शायद वो लीडरशिप कैडर में नहीं आ पा रहा, तो क्या इस तरह के जो माइनस फार्मूलाज हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि नई क़यादत को भी आगे आने का मौका मिलता है, वरना तो लोग कहते हैं कि शायद हर जमात में एक मौरूसी क़यादत ही रहती है, मौरूसी सियासत का एक स्पेक्ट्रम चला आ रहा है, एक सिस्टम मौजूद है, तो एक तरह से तो ये करेक्टिव एक्शन हो जाएगा क्योंकि हर जमात में इन लोगों के माइनस होने के बावजूद भी तो बड़े अच्छे रहनुमा मौजूद होते हैं। आप इसको कैसे देख रही हैं?
देखिए, जो एक मौरूसी सियासत वाला मामला है ये तो बहुत पुराना है, तकरीबन अब 60-70 साल तो हो गए हैं इसी मामले के ऊपर बात करते हुए। हमें तो अभी जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर पहले देखना है और उसके बाद हम मौरूसियत, जो कि आइडली नहीं होना चाहिए, मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इंडो पाक में और इसमें बरे सगीर में देखते हैं तो ये है, हम पसंद करें या ना करें, मुझे भी इख्तलाफ इसके ऊपर हो सकता है, बहुत सारे लोगों को है, लेकिन ये है। और लीडरशिप जो मुख्तलिफ जमातों की है उसने अपने ही अंदर जो है, अपने ख़ानदानों के अंदर लीडरशिप को जो है वो उसकी परवरिश की है। लिहाजा अब इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए, ये वक्त लगेगा, वक्त उसी तरह से आएगा। अब एक नई पार्टी को पाकिस्तान के अवाम ने चांस दिया है और उस पार्टी के अंदर अभी तक कोई मौरूसियत यानी लीडरशिप की हैसियत में देखा जाए या चेयरमैन तहरीके इंसाफ के हैसियत से देखा जाए तो कोई लगता नहीं है कि उनके ख़ानदान से उनकी पार्टी को रिप्लेस करेगा। लेकिन वक्त जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होगी जो कि पाकिस्तान के इस निज़ाम को बदल सकती है और वो यही होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोसाइटी पॉलिटिसाइज हो। अस्मा जी, जिस तरह इस इलेक्शंस में हम देखते हैं कि एक तीसरी जमात इसलिए आगे बढ़ के आई क्योंकि उसने यही नारा इस्तेमाल किया, एंटी करप्शन का, करप्ट लोगों के एहतसाब करने का और बदउनवानी को बहुत सीरियसली लेने का। तो एक तरह से तो वो अपने मिशन पे अटल हैं, लेकिन आपने खुद हवाला दिया कि ऐसा लगता है कि एहतसाब या बदउनवानी के जो केसेस हैं वो सिर्फ अपोजिशन जमातों के सियासतदानों के अगेंस्ट खोले जा रहे हैं। तो आप समझती हैं कि ये एहतसाब का अमल अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है और तमाम लोगों का एहतसाब किया जा रहा है? देखिए, एहतसाब होना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक मसला है पाकिस्तान का। करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जो तासुर है, मैंने भी यही बात की है कि तासुर नहीं मिलना चाहिए कि एहतसाब जो है वो सिलेक्टिव जस्टिस जो है वो किया जा रहा है। मसलन अगर हुकूमत के लोगों के ऊपर भी इंक्वायरियाँ और रेफरेंसेस हैं तो उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए और अगर अपोजिशन है तो उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि सिर्फ एक अपोजिशन के जो रहनुमा है, क्योंकि हर किसी का वोट बैंक है और हम एक बहुत पोलराइज्ड सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क के बड़े मसाइल हैं। हम करना भी चाहें बहुत सारी चीज़ें तो हम कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं बहैसियत मुल्क कि हम इस वक्त ये करेंगे तो इससे अनरेस्ट होगा जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसकी कता नज़र भी देखा जाए तो देखिए, एहतसाब का अमल जितना शफाफ होगा उतना बेहतर होगा। बिल्कुल। वो क्या रहा है कि अगर अरबों रुपए की करप्शन का डॉक्टर आसिम के ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो अरबों रुपए की करप्शन का कोई नतीजा नहीं निकला और पता चलता है कि वो उसके बाद कोई वो स्टोरी ही कहीं पे नहीं मौजूद और अरबों के ऊपर अगर उन्होंने कोई 10 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है और 5 अरब असल में किए हैं तो 10 अरब का हवा इतना बना दिया जाता है कि वो जो असल करप्शन हुई होगी वो माइनस हो जाएगी, लिहाजा उसका तासुर भी खत्म हो जाएगा। नहीं, तो ना सिर्फ तासुर अस्मा जी, इसमें तो हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे और एंगल्स इसमें मिल के आ रहे हैं। जिस तरह हम इदारे पे, इन्वेस्टिगेशन इदारे पे भी उसकी क्रेडिबिलिटी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, नैब का अपना जो रोल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिर ऑफ कोर्स रूल्स जो हमारे पास हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास है वो भी वीक हो सकती है। लेकिन आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि बहरहाल एक इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान में सियासी शख्सियात का एक सहर होता है और जो इनकी जो पॉलिटिकल सक्सेस है, जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है और पूरी जमातों की जो वोट बैंक्स है वो किसी शख्सियत के गिर्द घूमती है। तो ये जब -1 हुआ, फिर -2 हुआ, -3 हुआ, इससे क्या आप समझती हैं कि इन सियासी जमातों की मकबूलियत में बहुत कमी आएगी, तब्दीली आएगी, या ये अब मेरे ख्याल में अपना एक सिक्लिकल एंड की तरफ जा रही हैं? आप कैसे देखती हैं इसको? मेरे ख्याल है कि देखिए, जो अगर ऐसा हो जाता है तो हम नहीं कह सकते कि कोई भी जमात या शख्सियत माइनस हो सकती है। माइनस करने की कोशिश ज़रूर हुई है लेकिन माइनस होती नहीं है। मसलन मैंने एब्डो का लिखा है, इसके अंदर एक कानून 1959 में पास किया गया था जिसके अंदर करप्ट सियासतदानों को ये कहकर निकाला गया था कि उनका कोई वो करप्ट है और उनको सियासत में किरदार उनका नहीं होना चाहिए। उसका निशाना मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत और फिर खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त सूबाई सरहद था उसकी लीडरशिप बनी थी। तो क्या जमातें ख़त्म हो गई? नहीं हुई। उसका नतीजा क्या निकला कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो एक वलवला था या एक जो उनके अंदर एक यूनिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बाल आ गया और फिर पाकिस्तान ने सारे बहुत शुक्रिया अस्मा जी। ये वो तल्ख़ हकीकत है और ये लेसन्स लर्नड इन हिस्ट्री होने चाहिए जिसको हमें देखना है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी एक्सटर्नल इंजीनियरिंग की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहरहाल बदउनवानी एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है और एहतसाब यकीनन होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि दिस वीक इज़ गोइंग टू बी अबाउट एक्सपर्ट्स, पीपल हु आर एब्सोल्यूट अथॉरिटीज़ इन देयर चोजन फील्ड, हैव मेड अ मार्क, हैव अचीव्ड अ लॉट एंड आर गोइंग टू शेयर। अब जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि हम लोगों को बुलाते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक डिफ़ॉल्ट मोड है, एक कैफियत है तज्जियाकार होने की। हम अपने आप से जो इशू है उसको बहुत दूर रख कर हम बताते हैं कि आइडियली ऐसे 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 होना चाहिए। हमारी कोशिश होती है हम ऐसे लोगों को अपने शो में बुलाएं जो उस मसले को, उस इशू को अपने दिल के करीब रख कर अपने हवाले से उस पर अपनी एक राय आपको बता सकें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। हमारे साथ आज मौजूद हैं बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट जर्नलिस्ट एथिक्स, वैल्यूज़ एंड द चेंजिंग ट्रेंड्स। किस तरह ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सिमट गया है या बढ़ गया है या इवॉल्व किया है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है सहर हबीब गाजी को और आदिल अब्बासी को, जिनकी आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इनको बुलाया जाए। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। सहर हैज़ कम बैक टू द कंट्री आफ्टर 8 years। माशाल्लाह आप मेरे ख्याल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग्रेज़ी चैनल हुआ करता था, उसकी लॉन्च टीम में शामिल थी। यू वर हियर, यू वर्कड इन पाकिस्तान, देन वेंट अब्रॉड एंड आदिल ऑफ कोर्स वी कीप सीइंग यू। और मेरे ख्याल में द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, द फर्स्ट टाइम मेरी आदिल से मुलाकात हुई थी, किसी ने कहा था आपने देखा है एक शख्स है जो पाकिस्तानी रणबीर कपूर लगता है और उसके बाद से हमने कहा नहीं ये तो बड़ा सीरियस वाला रणबीर कपूर है, ये तो सियासी नज़र भी रखता है। सो हाउ आर यू बोथ एंड हाउ आर यू फाइंडिंग नया पाकिस्तान? सर नया पाकिस्तान वेल यू नो, मेरी तो ये मैं कहूँगी कि 8 साल बाद बंदा जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पे पोल्यूशन बहुत हो गया ना। हाँ। एयर पोल्यूशन बहुत है, आज भी कराची में धुंध है। सो हमारे जो लाहौर में नाजरीन बैठे हुए हैं, हम भी आपके साथ हैं आज। हाँ, मुझे लगा कि आप सिर्फ वो वाली पोल्यूशन की बात, आप तो नॉइज़, आप टीवी लगाए तो नॉइज़ पोल्यूशन है। आदिल उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नॉइज़ पोल्यूशन तो है और ऐसा होता है। कोई इंडस्ट्री जब ग्रो करना शुरू करती है किसी भी कंट्री में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑब्वियसली इट्स बीन 18 years दैट हैज़ ग्रोन अप इन पाकिस्तान, आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आज हम क्रिटिसिज्म तो बहुत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, लेकिन अगर आप ज़रा माजी में जाएं तो आप ये देखें कि अखबार की दुनिया, बेशक ख़बर आपके पास सब होती थी, लेकिन जितना लोगों को आवाज़ अब मिली है इतनी आवाज़ लोगों के पास नहीं थी। सही। इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से जो है वो आज लोग अपने MPA, MNAs, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को, अब तो सारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से और ये बात आगे चली गई है, लेकिन अपना कथारसिस कर करके यहाँ तक पहुँच गए। सही। इस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो सकता है, बहुत सारा आप इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक है जो मुल्क मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर मैं बात कर लूँ कि जहाँ पर लोग अपना कथारसिस इसके ज़रिए कर गए और इतनी आज़ादी राय मौजूद है। यानी हम बहुत बुरा भला कहते हैं, हम कहते हैं कि जी कदगन लगाई जाती है, हाँ। लेकिन जितनी आज़ादी है सहाफ़त आपको आप मिडिल ईस्ट को देखें, मिडिल ईस्ट के अंदर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, मीडिया के पास इतने राइट्स या पावर नहीं थी, तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन लोगों ने सड़कों पर निकाली है। अरब स्प्रिंग हुआ एग्जैक्टली। आप मुस्लिम किसी कंट्री की एग्जांपल देते हैं, आप अब मोस्टली लोग आपको टर्की की एग्जांपल देते दिखाई देंगे जी, टर्की बड़ा आइडियल है। टर्की के अंदर आपको पता है मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर बैन हुआ लोगों का, आप एक ट्वीट करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट आपका ट्विटर बैन हो जाएगा, आप कोई और फेसबुक इस तरह का कोई सोशल नेटवर्किंग। और यहाँ हमारे मिनिस्टर को कहना पड़ता है यू नो खुदारा ये नफरत अंगेजी फैला रहे हैं, इनका ट्विटर बैन कर दें, वो फिर भी नहीं होता। हाँ, लेकिन हमारे मिनिस्टर को भी, आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की बात कर रही हैं? नहीं, मैं ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा पता इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की बात कर रही हैं तो उनका भी ट्विटर बैन हो सकता है क्योंकि वो स्पीड से बोलते हैं और जो दिल में आता है वो बोलते हैं। हाँ, और तो मेरा ख्याल है अगर बैन लगना शुरू हुआ तो उनपे भी ना लग जाए, मुझे ये डर लगता है। ये आपकी बात, मैं वही वाला हमारा टिकर भाई वो चला दो कि जो गेस्ट की राय है वो उनकी अपनी राय है, कई प्रोग्राम हमारे दोस्त भी हैं, फवाद हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो स्टेटमेंट देते हुए ये नहीं देखते कि उसके असरात कहाँ तक होंगे। ऑनेस्टली कैंडिड बात करते हैं, वो कहते हैं आप कैंडिड बात बिल्कुल करनी चाहिए। व्हेन यू आर इन पावर यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, लाइक आपकी कहीं भी बात का एक इफेक्ट होता है। ऑपोजिशन के दिनों में, ऑपोजिशन मोड में जब आप होते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट। When you are in the power, you are responsible for everything, each of everything. आप जब पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर कोई ऐसी बात कर दें और ऑपोजिशन का रिएक्शन
या फिर उसके अंदर कोई और रिएक्शन, एक और रिएक्शन भी होता है जिस मुल्क में आ जाता है। हाँ जी। अगर वो अभी आपने थोड़े दिन पहले सड़कों पे देखा भी होगा, हाँ जी। अगर वो रिएक्शन आ जाए तो बड़ी अरे प्रॉब्लम आप हो थोड़े जाती दिन है। पहले की बात करें, बल्कि अभी जब सहर ने कहा तो मेरे जहन में फिर यही आया कि हम तो सिर्फ स्मॉग का जिक्र कर रहे हैं, आपको पूरे शहर में इस वक्त पोस्टर्स नजर आएंगे खुसूसी पैगाम और खुसूसी खिताब और बयान के। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। सर आप क्या कहती हैं, इस वक्त कई चीज़ें मंजर आम पे आई हैं, लाइक डॉक्टर उसकी अभी देखें परवेज़ इलाही साहब कोई गुफ्तगू कर रहे थे, उसकी रॉ फुटेज आ गई जिसमें शायद वो कोई शिकवा कर रहे थे, आपसी पार्टीज़ की बात थी, कोऑर्डिनेशन की बात थी, वो लीक हो गई। फिर दूसरा मामला आया जी कि जब डीजी नैब इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जिम्मेदारी मीडिया की थी या इन इदारों की या इन शख्सियात की अपनी होती है कि ये संभल कर बात करें, क्योंकि कैमरा तो हर जगह है। मीडिया जर्नलिस्ट का जॉब है पावरफुल को अकाउंटेबल रखना। तो मैं समझती हूँ ये जो खानज़ादा साहब के शो पे नैब के चीफ आए थे, दैट वाज द बेस्ट जर्नलिज्म वी सीन इन द लास्ट फ्यू वीक्स। आप समझते हैं? बिल्कुल। बाकी फ्रेटर्निटी कह रही है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था। ही हेल्ड द पावरफुल अकाउंटेबल। सही, ठीक है, ये दैट्स हिज जॉब। ये जो नैब के चीफ हैं उनको पता होना चाहिए हाँ। कि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में। और फिर जियो ने दिखाया कि देखें जी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको ये भी नहीं पता someone who's in charge of an investigation कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप मीडिया से बात ना करें। ये तो वो बात हो गई, घर बुला के मेहमान को जलील कर बुलाया तो आपका कि देखें इनको नहीं पता था कि बात नहीं करनी चाहिए। That's how you hold the powerful accountable। हम हमारे जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, they are supposed to serve the people, right, the अवाम ऑफ पाकिस्तान। इनको ये पता नहीं है कि इनको ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेल्स नहीं देने चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज सम ऑफ द बेस्ट जर्नलिज्म वीव सीन। अच्छा, मेरे ख्याल में इससे ना सिर्फ हमारे यानी जो कहते हैं ना कि मीडिया की एथिक्स इवॉल्व हो रही हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि ये फ्रेमवर्क ऐसे सिविल सर्वेंट्स के लिए भी बन रहा है, शायद उनके लिए भी ये नया था। आई रिमेंबर कि जिस तरह हमने कई वाक़यात देखे एंड सडनली जैसे एयरपोर्ट का वाक़या हुआ ना, फॉर लिटिल वाइल तो एवरीबडी वाज अ हेडलेस चिकन। किसी को पता ही नहीं था कि कराची एयरपोर्ट पे अगर हमला हुआ तो मीडिया को स्टेटमेंट किसने देनी है, तो आपको मुख्तलिफ ज़राए से एक कियोटिक सिचुएशन पता चल रही थी। लेकिन अब हर इदारे ने इस पर थोड़ा वक्त स्पेंड करना शुरू किया है कि मीडिया के साथ किस तरह के रिलेशंस हों। तो आदिल, आपने कैसे इरादा किया था टू बिकम अ जर्नलिस्ट? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कम इनटू मेन स्ट्रीम करंट अफेयर्स? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो बात कर रहे थे, हम में से बहुत सारे लोग हादसाती तौर पर जर्नलिस्ट बने हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी यही सोचता था कि एक आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं नेचुरली, आप प्रोफेशन की सिलेक्शन नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आपको पता होता है कि वो जो आपके अंदर है वो है क्या। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक पावरफुल अकाउंटेबल, बट आई हैड नो आइडिया इन माई स्टूडेंट लाइफ कि यार वो कौन सा प्रोफेशन होगा जहाँ जाकर हम अपनी ये बात कर सकेंगे और उनको बता सकें कि आप ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है। मुझे लगता था शायद मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहकर अपनी ये फ्रस्ट्रेशन, अपना कथारसिस, अपना एंगर निकाल लूँगा। लेकिन हालत देखते थे तो ये सोचते थे इस पार्टी में नहीं जा सकते, उस पार्टी में नहीं जा सकते। स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है पॉलिटिक्स का बहुत शौक होता है, तो हर पार्टी का ये हाल होता था कि वो बस एक पार्टी ही थी और हम ये सोचते थे कि कोई डिलीवर भी उस तरीके से नहीं कर पा रहा था। अब जाहिर है सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं इस पे कि वो आ जाएंगे जी डिक्टेटरशिप थी तो ये था तो उसमें यही ब्रीड होती है और पॉलिटिशियंस ग्रो नहीं कर सकते। मुझे लगता था कि मीडिया एक ऐसी फील्ड है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लाइफ में जब ये ग्रो अप कर रहा था तो वी हैव रियलाइज कि यहाँ जाकर आप अपनी बात कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल हैव मेड इट पॉसिबल बिकॉज सिंस वी आर इन दिस बिजनेस। हम ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है आपका टॉप टू बॉटम, आप स्ट्रीट पर बैठे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, उनकी फीलिंग्स भी आपको पता होती हैं, मासेस की फीलिंग्स क्या हैं, वही आप कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके आप वो पल्स बताते हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पूरी दुनिया में आप एक्टर्स को, स्टार्स को, सेलिब्रिटी से बात करें, वो कहते हैं जी हम हादसाती तौर पे हीरो बन गए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां हमारे टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि हम हादसाती तौर पे जर्नलिस्ट बन गए। थिंग, आप जितने एंकर्स हैं उन तकरीबन मैं आपको सर्वे कर लें 15 का आप सर्वे कर लें, 15-20 का आप सर्वे कर लें, दे ऑल वांटेड टू बिकम क्रिकेटर। आप क्रिकेटर से पूछें दे वांटेड टू बिकम मिलिट्री मैन, आर्मी मैन। आप उनसे पूछें हमारे दोस्तों से
तो वो ये कहते हैं कि वाकई हमें फौज में ही जाने का बहुत शौक था, लेकिन अगर हम यहाँ ना जाते तो हम भी क्रिकेटर होते। यानी ये 3-4 इंजीनियरिंग। आप कहना ये चाह रहे हैं, आप ऑनेस्टली आदमियों की बातें कर रहे हैं इधर, जो खवातीन जर्नलिस्ट हैं तो वो इनके लिए ऑप्शंस, लेकिन आप कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हर वो शख्स जिसका जो काम नहीं है वो कर रहा है। नहीं, आई थिंक मैं आपको बताता मेरा तो इससे लगा कि इंटरव्यू किया, पावर की बात हुई ना कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या क्रिकेटर या मिलिट्री मैन, तो फिर आपका पर्सन हु बिकम्स अ जर्नलिस्ट इज एक्चुअली सीकिंग ट्रूथ, नंबर 1, ठीक है ना, नॉट सीकिंग पावर। यस, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, क्योंकि एकदम से बहुत बढ़ गए ना चैनल्स, और ऐसे वक्त पे बढ़ के आप 18 इयर्स कह रहे थे, मेरे ख्याल में 16 इयर्स है जब जियो का पहला, सर हमने डेंजरस ट्रेंड्स भी तो किए ना। यानी आप देखें, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई चीज़ गलत हो रही है, होती चली जाएगी जब तक मीडिया पे एक रिपोर्ट से एक सुओ मोटो नोटिस होता है, फिर सारे इदारे हरकत में आ जाते हैं। की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आप चले जाएं वापस 14 साल पहले चले जाएं, जिधर पाकिस्तान में तो कोई वायलेंस ही नहीं था। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ था, लाइव न्यूज़ से पहले जो स्टोरीज उठा रहे थे, जो 3-4 चैनल्स थे, क्या थे, ARY, इंडस न्यूज़, जियो न्यूज़, ठीक है ना, बस यही चैनल्स थे। तो ये सोशल इश्यूज उठाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर आप अभी देखें, मैं कहूँगी कि सोशल इश्यूज अभी भी उठा रहे हैं। नहीं, और हमारा बल्कि सेक्सुअल वायलेंस का एक रिंग था, नहीं वो किस लिए उठा, सही, ठीक है ना। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम जर्नलिज्म को देखें पाकिस्तान में, हम सिर्फ पॉलिटिक्स, इवनिंग न्यूज़ एंकर्स पे ना फोकस करें, हम फोकस करें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की क्या क्या कवरेज हुई है, दैट ह्यूमन रियली हमने कवर किया है। हाँ, बल्कि सर इस पे बात भी करना चाहेंगे कि ये जो सिलसिला रहा है, पूरा सफ़र हमारा रहा है, इसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे सानिया भी देखे, सानिया अर्थक्वेक भी आपने देखा, फिर इसके अलावा APS का वाक़या देखा, बदतरीन फ्लडिंग देखी, उसमें मीडिया का ज़रूर किरदार रहा है। लेकिन मैं पर्सनली भी ये समझती हूँ कि वो जो हमारा कंपोनेंट है ना, अब हम सोशल इशू भी उठाते हैं उसको एक सियासी नज़रिए से, ये एक बहुत, यानी हम फ़ौरन पहले इशू पे बात करते हैं, हम आपने यहाँ पे कसूर के वाक़े का जिक्र किया, उसके बाद फ़ौरन हमने गिरेबान पकड़ लिया जाके वहाँ पे अथॉरिटीज़ का कि इन्होंने क्या किया, और जो दूसरे इसके एंगल्स इस इशू को बना रहे हैं उस पर शायद हम कम बात कर पाते हैं। लेकिन यू टच्ड अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द पावर प्ले बिटवीन मेल एंड फीमेल जर्नलिस्ट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वीड लाइक टू टॉक अबाउट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मीडिया एथिक्स की, और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हमारी डिस्कशन गई है, द डिफरेंस बिटवीन अ मेल जर्नलिस्ट, यानी जो मर्द हजरात जर्नलिज्म में हैं, जो लीडिंग एंकर्स हैं, उनका नज़रिया टूवर्ड्स थिंग्स, और उनके साथ जिस तरह का मेरे ख्याल में सपोर्ट हासिल है पूरी इंडस्ट्री की, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनके क्या पर्क्स उनके पास मौजूद हैं, और एक खातून की अगर प्रोफेशनल करियर लाइफ की बात की जाए एज अ जर्नलिस्ट, उसमें क्या लिमिटेशंस हैं। सो बोथ ऑफ यू फील के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं है, क्या डिफरेंसेस हैं सर, व्हाट डू यू नोटिस? आई मीन पाकिस्तान में तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, एक्चुअली पेट्रियार्कल दुनिया है, हाँ। तो औरतों और मर्दों के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होते नहीं हैं कहीं पे भी दुनिया में, हाँ। आप वेस्ट में भी चले जाएं, इधर भी देख लें। लेकिन आई वुड से कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हो रहा था, देयर वर सम मूव्स दैट वर मेड स्पेसिफिकली इन वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टर्स, जियो न्यूज़, जिनके साथ मैंने काम किया, कि दे ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट जेंडर डाइवर्सिटी एंड क्रिएट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, में ख़वातीनों को रात को देर तक इजाज़त नहीं होती काम करने की, लेकिन न्यूज़ तो 24/7 होता है, सही। उन्होंने फैसिलिटीज़ दे दी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, उन्होंने शिफ्ट सिस्टम शुरू किया जिसमें इफ़ यू आर अ फीमेल प्रोड्यूसर यू हैव टू डू द नाइट शिफ्ट, यानी आप एक सेफ एनवायरनमेंट, उसके लिए आप कंफर्टेबल बना सकते हैं सेफ एनवायरनमेंट। उनका अभी तक सबसे प्रोग्रेसिव हरासमेंट पॉलिसी है, ठीक है ना। उनका एक कमेटी होता है अगर कोई एक्यूजेशन करे हरासमेंट का, और उनका डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट it's all encompassing। अगर एक लड़की अनकंफर्टेबल फील कर रही हो ऑफिस में किसी की बात से भी, तो वो भी इट्स इंक्लूडेड एज रवैयों पे एक तरह से उन्होंने हरासमेंट को कंटेक्चुअलाइज और लोकलाइज किया हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और अगर आपने ख़वातीनों को लाना है मीडिया में। आदिल क्या कहेंगे, ख़वातीन इश्यूज तो हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रगल इज रियल, एग्जैक्टली, बट आई वुड Pakistan has done some sort of, I would say, wonders, because पाकिस्तान में आप देखें हमारी सोसाइटी जो प्रोविंसेस हैं हमारे, अगर आप उनका कल्चर
उनकी वैल्यूज़ पे चले जाएं। अभी आप इस वक्त ये ना देखें कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की बात ना करें, आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी को, आप केपी की बात करें, आप केपी की बात करें, आप बलूचिस्तान की बात करें, आप सिंध की बात करें, आप पंजाब की भी जो एक रूरल लाइफ है उसकी बात करें, तो अगर आप उसको जहन में रख के देखें तो पाकिस्तान इसमें भी बहुत आगे है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, आप मीडिया में देखें टॉक शोज़ जो ख़वातीन कर रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हैं। आई कैन टेल यू सो मेनी नेम्स इन पाकिस्तान मीडिया। हमारा चैनल तो वी हैड द महर बुखारी हैं, आसमा शिराजी हैं, आसमा चौधरी हैं, नंबर ऑफ वुमेन आई कैन टेल यू। आखिर उन्होंने अपने लिए स्पेस क्रिएट की है और उनको किसी ने स्पेस दी भी है तो वो यहाँ तक पहुँची हैं। और बहुत अगेन आई वुड से वो जिन कंट्रीज़ की मैंने पहले भी एग्जांपल दी, वहाँ पर आज यानी सऊदीया में आज इस पर कि आप सिनेमा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ये इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान इसमें भी ब्लेस्ड है कि बावजूद हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर आई कैन अंडरस्टैंड कि एक खातून का सर्वाइव करना और फिर स्ट्रगल कर कर टॉप पर पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ओवरऑल आदिल अगर बात की जाती है, अगर सिर्फ इसको चले जेंडर से एक मिनट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैं तो उसको उस तरह ना लेता, लेकिन ऑब्वियसली डिस्कशन उस तरफ जा रही थी, एक टॉपिक है। लेकिन मुझे बताएं कि बहैसियत एक जर्नलिस्ट के जो अक्सर बात की जाती है कि जी बड़ा प्रेशर है, सर्टेन इश्यूज़ में हमें पता है कि ये बात नहीं हम कर सकते, और बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा मुखालिफ सिम से आएगा। तो आप कभी ऐसा प्रेशर फील करते हैं व्हेन यू डूइंग अ शो? बिल्कुल करता हूँ मैं, और मैं क्या सब करते हैं, आपकी कुछ लिमिट्स हैं, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक अरसे से एक ये समझ लें कि एक ऐसा कल्चर चला आ रहा है, एक ऐसे इश्यूज हम फेस करते आ रहे हैं जिनके ऊपर आप आज भी खुलकर बात नहीं कर सकते। और मेरा अपना ख्याल है ज़ाती तौर पे ये कि अगर आप कुछ चीज़ों को अभी भी खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही सारा जो है वो इंकशाफ कर दें सारी दुनिया पे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप स्ट्रेटजी के तहत, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत सिस्टम को चलने दें, सिस्टम के साथ चलते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये रियलाइज़ करवाएं कि ये ठीक है और ये गलत है। बहुत सारे टॉपिक्स, इतने बर्निंग टॉपिक्स होते हैं जो अक्सर आपने देखा होगा मीडिया में छिड़ते के साथ ही स्ट्रीट पे वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, एजिटेशन स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, हमारे कुछ चैनल्स, कुछ एंकर्स ये समझते हैं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ सुबह शाम अपना हेड ऑन रखेंगे तो आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी बन जाएंगे, आपकी इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बन जाएगी और आप आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियन बन जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो माजी में मैनेज करते रहे हैं, माजी में वो जो है वो अपनी हिकमत और तदब्बर को इस्तेमाल करते रहे कि नहीं हमें इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना। When you reach to that point कि नहीं आज मैं सब कुछ कह दूंगा, इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि आप सब कुछ कह सकते हैं, आपको सोसाइटी को, कल्चर को, पल्स को देख के डिसीजन करने होते हैं। इसी तरह अगर आप आ जाएं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है, आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जब बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस उस तरीके से है। हम ऐसा समझते हैं कि जो बात हम कर रहे होते हैं, कभी कभार हम नफरत अंगेजी या रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में बात करते हुए हम समझते हैं कि हमारी राय, जो कि हम समझ रहे हैं बड़ी लेवल्ड राय है, उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। लेकिन वही आपकी वाली बात कि एक बहुत बड़ा तबका है जो उस लाइन से अलाइंड है और वो आपकी बात पे एतराज़ भी कर सकता है। लेकिन एक बड़ा comes when you say everything, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी वहाँ नहीं पहुँची है, अभी हमारी डेमोक्रेसी वहाँ नहीं पहुँची है, अभी हमारा मीडिया वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ पर आप हर बात कर सकें। लेकिन एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड देखें, हमें आपको अगर हम पिछले 10 सालों की ही बात करें, एक नहीं दो नहीं, हमने 3 इलेक्शंस अब कवर कर लिए हैं, और इन 3 इलेक्शंस में कुछ ट्रेंड्स बड़े डेंजरस नज़र आए। 2008 के इलेक्शंस यानी आप देखें उसमें इतना आपको मीडिया कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आया, बल्कि वी हैड अ बेटर चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ऑल द वे फास्ट फॉरवर्ड टू 2018 हमें ऐसा लगता है कि हमें पता था कि किस चैनल और किस एंकर से आप किसकी बात सुनेंगे और कहाँ वो एक तरह से पॉलिटिकली अलाइंड नज़र आए। ये कितना डेंजरस ट्रेंड है हमारी सहाफ़त के लिए साहर? जी, एंड आई थिंक वी कम बैक टू जर्नलिज्म एथिक्स। 4 चीज़ें होती हैं उसमें सीक ट्रूथ एंड रिपोर्ट, ठीक है ना। सो आई थिंक ये एक बेसिक चीज़ है जो 18 साल पहले जब ये प्रोलिफरेशन हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसी वक्त इस्टेब्लिश कर देने चाहिए थे ये सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें फैक्ट चेकिंग, सोर्सिंग एंड उसमें ये भी आता है सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, उनका एक कोड ऑफ एथिक्स है जो अडॉप्ट किया हुआ है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और वो इंकरेज करते हैं कि अपने कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ में आप लें और उसको लोकलाइज करें, कंटेक्चुअलाइज करें। उसमें काफ़ी हैवी ड्यूटी कुछ क्लॉजेज़ हैं
अबाउट पोलिटिकल अफिलिएशन, हाँ, और अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना। बल्कि वो जो 4 कैटेगरीज हैं, एक एक्ट इंडिपेंडेंटली भी है। दूसरा है मिनिमाइज हार्म, विच आई वुड से पाकिस्तान में बिल्कुल हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं हैं कि जो हमारे सोर्सेज हैं, आप बात कर लें इंटॉलरेंस की, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की, जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी सफ़र कर सकते हैं जब हम ये स्टोरीज़ उठाएं। तो मैं समझती हूँ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जर्नलिस्ट की, सिर्फ ये नहीं होता कि सच हम करें। अगर आपको लग रहा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म वाला आप टॉपिक उठा रहे हैं, इसमें माइनॉरिटी ग्रुप्स हार्म हो सकते हैं, तो एज रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट विल ट्राई टू मिनिमाइज हार्म। तो ट्रूथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप हक की, सच की बात करें, लेकिन उसकी जिम्मेदारी, यानी आपने समझा कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन वो एक चिंगारी की तरह आगे भड़क गया शोला, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर यू नो अनफॉर्चुनेट फॉर अस। You should not fight that topic if you do not have a command on the subject. अगर आपको पता है कि आप उसका काउंटर आर्गुमेंट भी ले सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है when you start having a debate on particular subject, so आपके सामने वाला आपको रिलीजियस कोई भी स्कॉलर ऐसी दलील दे देता है कि जो आपको नहीं पता होती, उसको कोई काउंटर वही कर सकता है जो खुद आलिम, मुफ्ती या ऐसा रिलीजियस स्कॉलर होगा जिसकी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, या उसको किसी वो कोई उसका कॉन्टेक्स्ट बता सकेगा आपको। तो जब आप एक रिलीजियस टॉपिक डिसाइड करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं विदाउट हैविंग अ कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट, तो इट हैपेंस। और मैं जो माइनॉरिटी की तो बात ऑब्वियसली वी शुड स्टैंड विद देम। हमारे यहाँ मेजॉरिटी का भी बेचारों का कोई हाल नहीं है, उनके भी कोई राइट्स नहीं है, उनके पास भी जो है वो, अब देखें ना, नहीं, ये वाला जो आपने बात यहाँ पे की कि आपको दस्तरस हासिल होनी चाहिए, उबूर हासिल होना चाहिए, एटलीस्ट आपका बेसिक सारा होमवर्क होना चाहिए अबाउट अ सब्जेक्ट। ये तो देखें हम आप कई सियासी चीज़ों पे भी नहीं, कई दफ़ा जब हम बात कर रहे होते हैं कि जी फलाना केस आया, उसमें ये रिमार्क्स दिए गए, हमने स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं होती। कितने जर्नलिस्ट हैं उस पर आवर्स एंड आवर्स की प्रोग्रामिंग कर चुके होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने इससे पहले डीजी नैप के इंटरव्यू की बात की थी, आई डिडंट कमेंट ऑन, मैं अभी उस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। अगर आप वो इंटरव्यू दोबारा देख लें, मैं ऑन एयर अभी ये बात कह रहा हूँ, अगर आप वो इंटरव्यू दोबारा देख लें, उन्होंने 4-5 इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन उसमें इतने लूप होल्स हैं कि अगर आप सिर्फ उन इंटरव्यूज का ऑपरेशन क्लीन अप करने निकलेंगे तो आपको दोनों तरफ गलतियां दिखाई देंगी, दोनों तरफ। क्योंकि कुछ चीजें फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी, इनकरेक्ट हैं उनको, क्योंकि वो 36-40 मिनट्स में ऐसे गुजर गई, नोबडी रियलाइज्ड कि क्या किसी ने चेक किया कि जो वो बातें कर रहे हैं और जो उनसे पूछा गया वो सब ठीक था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगी। लाइक केस कुछ और था, कहीं से कुछ और बात, लाइक डिबेट ऐसे हुई है कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, पीपल डोंट स्टडी, पीपल डोंट डिग आउट द फैक्ट। तो इसलिए बस लोगों ने ये देखा कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। Nobody had idea, no one had idea कि ये केस क्या है, इसमें हुआ क्या है। कह रहे हैं मफरूजों पे डिबेट हुई है। Exactly. और जो सब जुडिस मैटर होते हैं उसके अंदर आप इस तरह कंक्लूजन्स ड्रॉ कर ही नहीं सकते। You cannot become devil's advocate. ये आपको याद है आदिल, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब तैयारों का एक्सीडेंट हुआ था, यानी एक प्लेन क्रैश हुए थे, हाँ, a lot of planes, तो आप देखिए everybody became an aeronautical expert. People were sitting and they were telling you कि ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, 5 केसेस भी आपके सामने रख दिए। और ये बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली आप देखिए कि उसका इम्पैक्ट क्या है। देयर सो मेनी फैमिलीज हु आर थिंकिंग अच्छा जी क्या वाकई फ्यूल बचाने के लिए ये ऐसा कोई रूट लगाया गया जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। सो यू कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन्स एंड दैट इज़ नॉट एथिकल, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। लेकिन ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके हम दोनों इनसे पूछेंगे कि इनके नज़दीक लिफाफा जर्नलिस्ट क्या होता है। ये हम लफ्ज़ बड़ा सुनते हैं, इसकी ज़रा हकीकत पे रोशनी डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम बात कर रहे हैं कि जी एक बात जो हम सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हर एक को ये इल्ज़ाम तराशी करते हुए देखते हैं। यहाँ 3 जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम ज़रा जानने की कोशिश कर रहे हैं इनके नज़र में लिफाफा जर्नलिस्ट कौन होता है। साहर, लिफाफा जर्नलिस्ट आपको कभी मिला लिफाफा? मुझे कभी ज़िंदगी में सलामी मिली थी शादी पे, लेकिन ये इस तरह तो नहीं मैं कहूँगी। लिफाफे में मिली थी? काफ़ी लिफाफे मिले थे। उसमें तो वो रंगीन वाले भी होते हैं ना, उसके ऊपर गोटा भी लगा हुआ होता है, स्टैम्प्स भी होते हैं। जर्नलिज्म, ये जो लिफाफा जर्नलिज्म टर्म है ना, एक तो मैं ये बात कहूँगी कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर तरफ से ये शुरू हो गया है कि हम ना लेबल्स डाल लेते हैं जो बड़े मिसनोमर्स होते हैं। सही। सो लिफाफा जर्नलिज्म ये जो है कि हर बंदा पैसे लेता है,
हर जर्नलिस्ट को ये एक्विजिशन आ चुका है। आप ट्विटर पे देखें, फेसबुक पे देखें, चाहे वो अच्छा जर्नलिस्ट हो या बुरा, क्योंकि हर किस्म के हैं मैं कहूँगी, लेकिन उन सबको ये इल्ज़ाम मिल चुका है। दूसरा, ये जो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं फेक न्यूज़, ये भी बड़ा एक कंफ्यूजिंग टर्म है। दो चीज़ें होती हैं, एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है जो हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत गलती से शेयर कर लेते हैं ना कुछ चीज़ें, वो गलती से जब बंदा शेयर करे वो मिस इन्फॉर्मेशन होता है। एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन, कॉन्शियसली गलत खबर बनाना और स्प्रेड करना। क्योंकि हमारे जर्नल में फैक्ट चेकिंग के सिस्टम्स इतने डीप नहीं हैं, तो कभी कभार मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है स्क्रीन पे। अच्छे जर्नलिस्ट वो होते हैं जो अपनी गलती माने और कहें सॉरी हमने ये गलती की। सही, ठीक है ना। तो अब लिफाफा जर्नलिस्ट है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती कि क्या एक्विजिशंस हैं। आप आदिल, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? पहले तो आप बताएं, आपके नज़दीक लिफाफा जर्नलिज्म डिस्कस हो रहा है तो मुझे जो है वो आप जर्नलिस्ट ना ही समझें। देखें, आपको ये पता है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये टर्म लिफाफा जर्नलिज्म की टर्म कब यूज़ हुई? आप बताएं सबसे पहले। ये सबसे पहले जो है जब मियाँ साहब ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया तो उस वक्त ये लिफाफा जर्नलिज्म की टर्म यूज़ हुई है। इससे पहले शायद किसी जर्नलिस्ट को ब्राइब करने का कोई और नाम होता हो, ये टर्म लिफाफा यूज़ हुई है। ये मियाँ साहब ने अपना करियर जब स्टार्ट किया, पॉलिटिकल करियर, उस वक्त ये शुरू हुई है और उस वक्त से लेकर आज तक वो लिफाफा यूज़ हो रहा है। हालांकि नाउ देयर आर सो मेनी वेज, आप बेनामी अकाउंट्स रख सकते हैं, फालूदे वाले अकाउंट्स रख सकते हैं, आप यू कैन मेक मनी थ्रू डिफरेंट वेज, सो डोंट वरी अबाउट एनी लिफाफा एंड एनीथिंग एल्स। आप किसी और कंट्री में ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं। कहती कुछ लिस्ट भी शाया होती हैं जिनके पास, यानी जर्नलिस्ट के नाम उसमें आते हैं कि इनके पास प्लॉट्स भी हैं और कैश भी है और इनको प्लॉट बाकायदा तोहफे में दिया गया है। आप समझते इस पर कोई सच्चाई होती है? सिद्रा, कुछ ना कुछ तो होती होगी। देखें, जब कोई बात निकलती है तो कुछ ना कुछ होता है उसके पसे पर्दा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फैक्ट्स को डिग आउट किए बगैर जब किसी को एलिज करते हैं और उसके बाद हम उस पर डट जाते हैं कि नहीं ये बंदा ऐसा है, क्योंकि वो कोई फेक सोशल मीडिया पर लिस्ट आ जाना, किसी बंदे का कह देना, क्योंकि आप किसी को इंटरव्यू करते हैं, वो आप उसको टफ टाइम देते हैं, वो कहता है बाद में वो दूसरे प्रोग्राम में या किसी अखबार के इंटरव्यू में या किसी सोशल मीडिया पर जा कहता है वो तो लिफाफा जर्नलिस्ट है, वो तो फलाने से पैसे लेता है। देखें, आप मुझे यकीन है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, हर फील्ड में मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद होंगे। किसी भी सोसाइटी में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। मैं नहीं कहता कि जर्नलिस्ट ऐसे नहीं होते होंगे, मुझे यकीन है जर्नलिस्ट लिफाफा लेते होंगे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं लेते होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग इस्तिलाह की बात करें, मुझे एक लिफाफा जर्नलिस्ट बहुत फ़नी लगता है, और दूसरा क्योंकि हम सब यानी एक घंटे का 1.5 घंटे का शो करते हैं, उस शो में कभी ऐसा ज़रूर मौका आता है जिसमें थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है और आप एक सवाल करें या आपके आपस में ही पैनलिस्ट लड़ पड़ते हैं, तो एक दूसरे को कुछ कहते हैं तो हम उर्दू में जैसे कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब। मैंने ऑनलाइन फिर उसको देखा है जो उसको अंग्रेजी में वो बड़ा मजेदार कर देते, वो कहते हैं माउथ ब्रेकिंग रिप्लाई। तो ये माउथ ब्रेकिंग रिप्लाई आपने कभी आदिल विटनेस किया या नोटिस किया आपके शो में? अपने अगेंस्ट या किसी आपका कभी अपने बारे में क्लिप देखी, आदिल अब्बासी गिव्स माउथ ब्रेकिंग रिप्लाई टू समबडी? हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कई प्रोग्राम्स के ऊपर इस तरह लोग, वो जो वेबसाइट्स हैं कुछ वो बना देती हैं, निकालती हैं ना, वो वायरल करती हैं। हाँ, हैरान कर दिया, ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गए, शशदर रह गए। मैं ये बात कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ये सीक्रेट काउ का कॉन्सेप्ट है ना कि आप तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो गुनाह कर ही नहीं सकते। किसी भी फील्ड में पॉलिटिशियंस भी ऐसे हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, मीडिया में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। आप एक बात देखें, आदिल साहब ने बहुत अच्छी यहाँ पे बात की थी, वो सोशल इश्यूज़ के हवाले से। कुछ पहले अरसे में हमने कुछ स्टडीज़ की तो एक बात ये सामने आई कि एक आम आदमी, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, हर मुल्क में, ख़ास तौर पे ये जो हमारे बड़े सग़ीर के ममालिक हैं, साउथ एशिया के ममालिक, यहाँ पे एक आम आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो आपस में इंफॉर्मेशन होती है, जो हम किसी थड़े पे लोग बैठ के अगर बात करें या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, तो आप विलन बनाते हैं सियासतदान को या पॉलिसी मेकर को। तो शुरू में जब हम कहते हैं ना कि जो गोल्डन डेज थे, जब हर 8 बजे के ड्रामे से ज़्यादा 8 बजे का सियासी शो देखा जाता था, तो हमें अच्छा लगता था कि देखो विलन है सियासतदान और आपका हीरो है रणबीर कपूर, और रणबीर कपूर फिर माउथ ब्रेकिंग रिप्लाई देता है, पंचेस मारता है, तो हम उसको एक एक्शन मूवी की तरह देखते थे। आज ट्रेंड, अब हमें अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 18 साल गुजरे हैं और आप दोनों जैसे कह रहे हैं अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, बुरे भी हैं, जर्नलिस्ट भी एक्सपोज हुए हैं, उनके खिलाफ भी स्कैंडल्स बने, तो वो जो साख थी एक ज़माने में कि जी जर्नलिस्ट बात कर रहा है तो बड़ी सही बात कर रहा होगा, इसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो आप किस हद तक समझती हैं कि मुतासिर हुई है? आई डोंट थिंक वो कभी थी नहीं, आई डोंट थिंक कभी थी। आप फैज़ अहमद फैज़ को देख लें,
आप उनकी हिस्ट्री सुन लें। हाँ। यही तो प्रोसेस रहा है, मतलब सेंसरशिप शुरू से आप कहेंगे, आप हमारे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को देख लें, फातिमा जिन्ना, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी थी माय ब्रदर अपने भाई पे, वो भी सेंसर हुई थी, डेकेड्स बाद पब्लिश हुई, और जो पब्लिश हुई उन्होंने मेरे ख्याल में 55 में लिखी थी और वो 80s में पब्लिश हुई सेंसर्ड वर्जन। तो हमें हिस्ट्री की रिस्पेक्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो इस्टेब्लिश नहीं हुई। और मैं ये कहूँगी कि हम एक बात करते हैं जर्नलिज्म इंडस्ट्री में फैक्ट चेकिंग वगैरह, मैं कहूँगी क्योंकि सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया बढ़ता जा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मीडिया कंज्यूमर भी है। हाँ। मीडिया लिटरेसी सिर्फ जर्नलिस्ट को ज़रूरत नहीं है, हमारी मीडिया कंज्यूमर्स को भी है, और वो सबसे पहले आएगा अगर हम बाकी अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे और हम ये समझेंगे कि जो जर्नलिज्म है वो कितने मुश्किल रास्तों से गुजर के इधर पहुंची है। बिल्कुल। और अगर हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे और समझेंगे कि सेंसरशिप क्या क्या हुई है, लोगों ने जेल में गए थे, लोग जिंदगियां लोगों की बर्बाद हुई हैं सच की आवाज़ उठाने के लिए, अगर हम उनकी कहानियाँ जानेंगे, अगर हम सही किताबें पढ़ेंगे और अगर हम अपना करिकुलम ठीक करेंगे, पाक स्टडीज़ का करिकुलम ठीक करेंगे। आपने बात की यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, देखें अक्सर हम इस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन तभी आएगी जब आपके हर तबके से लोगों के पास, जैसे हम कहते हैं कि अगर सिविल सर्विस है तो उसमें हर तबके की नुमाइंदगी होनी चाहिए, आपके पास एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी और मौका होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं जर्नलिज्म में देखती हूँ, हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उसमें आप फेसेस देखें, वॉइसेस देखें जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल मानी जाती हैं, आप देखेंगे कि चंद शहर हैं जो उस पर एक तरह से आपको हावी नज़र आते हैं। अभी तक मैंने कोई मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट फ्रॉम क्वेटा नहीं देखा उस पैमाने का जैसे आप बाकी लोगों को देखते हैं। इसी तरह हम जेंडर डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे। एट आज नेटवर्क वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट कि हमारे अगर 5 ब्यूरोज़ हैं तो सबसे ज़्यादा जो अहम ब्यूरो समझ लीजिए, जो सेंसिटिव ब्यूरो समझ लीजिए इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर मैटर्स, पेशावर, वी हैव अ लेडी ब्यूरो चीफ ओवर देयर, एंड दिस इज़ आई थिंक कि मैं किसी भी प्राइवेट चैनल की तरफ देखती हूँ तो मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो फरजाना इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कल्टिवेट करने की ज़रूरत है। आदिल, आप क्या कहेंगे जो ओवरऑल, अगर बिकॉज वी आर इन टू द फाइनल मिनट्स ऑफ द शो, लोग जो ग्लैमर की वजह से, जो अभी आप लोगों की एक छोटी सी डिबेट हो गई थी ट्रूथ वर्सेस पावर की, जो लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस और पावर के लिए जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इससे आसान काम भी होंगे ना इन्फ्लुएंस हासिल करने के? होंगे बिल्कुल, लेकिन ये बहुत मुश्किल रास्ता है। जिसको ये लगता है कि वो सिर्फ फेम के लिए या सेलिब्रिटी बनने के लिए मीडिया में आना चाहता है, उसको इस फील्ड में आके पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जर्नलिस्ट के लिए एक ख़तरनाक मुल्क है और जर्नलिज्म करना यहाँ आसान काम नहीं। जिस तरह अभी पहले भी बात हुई कि यहाँ एक हिस्ट्री है कि जर्नलिस्ट, या आपको देखें पहले बड़े लिटरेट लोग जर्नलिज्म में आते थे जिनका अदब से ताल्लुक होता था, वो कॉलम लिखते थे। एग्जैक्टली। अब चूंकि जाहिर है ऑब्वियसली डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के बाद तो ये बहस भी खत्म हो गई कि आपने कोई डिग्री शिग्री करनी है, आप कुछ भी करके आप जर्नलिस्ट बन जाएं, और सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो भी आप जर्नलिस्ट कंसीडर हो जाएंगे कि जी आप आ जाएं। लेकिन मुश्किल रास्ता है। It's been 10 years I'm in this industry. Yeah. I worked really hard to be here. Absolutely. और एक स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको यहाँ पहुँचने के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सिर्फ ग्लैमर की वजह से आ रहे हैं उनको ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ बड़ा मुश्किल टाइम फेस करना पड़ेगा। It's a passion of love, और ये जो लेबर ऑफ लव है ये बकायदा, अगर आप इसके बारे में जुनूनी नहीं है, पागल नहीं है और आपको अपनी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा प्यारी नहीं है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल यहाँ मौजूद होने का, साहर यहाँ मौजूद होने का। द थिंग्स दैट यू हैव एडेड, आई मीन दैट मस्ट हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। इसके बारे में सोचिए। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए लाइनअप, ज़बरदस्त स्टोरीज़ और नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।